भारत के पहला राज्य उत्तराखंड, जिन्होंने 27 जनवरी, ध्यान देंगे 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड जो है भारत का पहला ऐसा राज्य होता है जिन्होंने अपने यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू कर देता है। और इसी के साथ भारत में एक लंबे समय से जो एक ऐतिहासिक रहा तर्क वितर्कों में कहीं न कहीं पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर जो बहसें चल रही थी, इसी बहस के बीच में भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, याद रखेंगे उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिन्होंने समान नागरिक संहिता अपने देश में राज्यों में लागू कर चुका है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड जो नियम लाई है, इस नियमावली के तहत देखेंगे कि जो अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल जो हैं और वैसे प्राधिकरण द्वारा कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको संरक्षण प्रदान किए गए, वैसे समुदायों को संरक्षण प्रदान की है, उन पर यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी प्रकार से उत्तराखंड में उनके निवासियों पर लागू नहीं होगा। लेकिन आज हम लोग डिस्कस ऐसे टॉपिक पे करने जा रहे हैं जो अभी तक आपको लगेगा कि अरे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, क्या आज जा रहा हूँ। तो मैं आज हम पूरी की पूरी जो हमारे डिस्कशन होगी समान नागरिक संहिता, और ख़ास तौर पे हमारा जो टॉपिक आज देख सकते हैं कि समान नागरिक संहिता और उत्तराखंड हमारा टॉपिक है। यानी उत्तराखंड की जो सरकार है, विवाह को लेकर के उन्होंने क्या प्रावधान किया है, तलाक को लेकर के क्या नियम बने हैं, लिव इन रिलेशन को लेकर क्या कानून बने हैं, दंड का क्या क्या प्रावधान किए गए, अनिवार्य पंजीकरण क्या क्या है, बहुविवाह पर उन्होंने प्रतिबंध की बात कंप्लीट कर दिया है, और उत्तराधिकार और विरासत कानूनों में कंप्लीटली परिवर्तन कर दी गई है। तो ये सभी चीज़ों को एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो प्रावधान किए गए हैं ये सारे प्रावधान क्या हैं। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे और आज डिस्कस करेंगे समान नागरिक संहिता और उत्तराखंड। तो एक एक पॉइंट को आप अंतिम तक बने रहिएगा, जो कि आपको मेंस में जो एग्ज़ाम होगी, मेंस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बीच आप इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर कराएं, जिससे कि आपको हम अप टू डेट जो होगा, जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं वो सारे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करें, आप तक पहुंचाने की हम हर संभव कोशिश करेंगे। तो हमारा देखिए, चूँकि हम सभी को पता होनी चाहिए कि भारत में विभिन्न प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत देखिएगा तो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को इसमें नियंत्रण किया जाता है, यानी इसके अनुरूप उनको लागू किया जाता है। वहीं पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 का है, इसमें पारसी समुदाय के लिए लागू है। वहीं भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 है और यह खासतौर पे ईसाई कम्युनिटी के लिए लागू है। और चौथा हमारे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको शरिया कानून कहते हैं, 1937 का है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लागू है। तो इस तरह से भारत में विभिन्न प्रकार के जो है वो व्यक्तिगत कानून है। व्यक्तिगत कानून होने के कारण जो हमारा संवैधानिक प्रयोजन है, वो संवैधानिक गतिविधियाँ कहीं ना कहीं रुकती है, या कह सकते हैं कि वह कहीं ना कहीं निष्क्रिय होती है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमेशा संविधान से चलती है, ना कि पर्सनल कानूनों से चलती है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार जो है अभी देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयासरत है। इस पे जेपीसी की भी बैठक हुई, जिसमें कर सकते हैं अनेक पार्टियों के साथ सरकार इसमें सहमति भी जताने की कोशिश कर रही है। तो अब हम आज इसमें पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य हुआ जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। तो आखिर उत्तराखंड के क्या क्या प्रस्ताव, क्या क्या प्रोविजन है, जो कि सारे प्रोविजन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो विवाह से संबंधित यदि देखिएगा तो विवाह से संबंधित इन्होंने जो कानून लाई है, इन्होंने कहा, संहिता के तहत इन्होंने कहा कि सिर्फ उन दो पक्षों के बीच विवाह हो सकता है जिनका कोई जीवन साथी यानी कोई जीवित जीवन साथी न हो, अर्थात दोनों में से किसी एक का पति हो या पत्नी, दोनों को में से कोई एक यदि मर जाता है तो ऐसे परिस्थिति में दोनों पक्ष विधि अनुमति लेने के बाद और मानसिक रूप से यदि वो सक्षम है तभी जा कर के वो शादी कर सकता है, ऐसे शादी नहीं कर सकता। और इसमें भी ध्यान देना है कि पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल उन्होंने एज भी निर्धारित कर दी गई है, तभी उनकी शादी हो सकती है उत्तराखंड के नियम के अनुसार। वहीं तलाक के लिए इन्होंने नियम लगाया है कि पति पत्नी के बीच में कोई भी मनमुटाव यदि होता है तो उसके लिए वो न्यायालय का रुख कर सकते हैं, यानी न्यायालय ही उनका अंतिम फैसला होगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि यदि आपसी सहमति से तलाक के मामले में भी न्यायालय का रुख कर सकते हैं। आपसी यदि सहमति होती है, एक दूसरे से अलग होने की बात होती है, तो उत्तराखंड ने कहा कि आप अपनी सहमति से भी आगे जा सकते हैं। विवाह के यदि 1 साल होता है, यानी 1 साल के अंदर तलाक के लिए याचिका पर प्रतिबंध कंप्लीट लगा दी गई है। शादी हुई और शादी के 1 साल के अंदर आप यदि तलाक लेना चाहते हैं तो नहीं हो सकता, लेकिन असाधारण मामलों में इसे दायर किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की प्रथा, रूढ़ी, परंपरा के आधार पर तलाक का पर प्रतिबंध लगा दी गई है। कंप्लीटली आप किसी की प्रथा, किसी की रूढ़ी और परंपरा के आधार पर आप तलाक नहीं ले सकते। इस संहिता के तहत बहुत सारी चीज़ों को रखी गई, उसके बहुत सारे आधार बनाए गए। जैसे जब पति और पत्नी में से किसी भी एक
किसी और के साथ मर्जी से यदि वो शारीरिक संबंध बनाता है तो भी वो अलग हो सकता है। तीसरी बात कहा गया है कि जब किसी ने भी क्रूरता का व्यवहार किया हो, हदें पार कर दी हो, तो तलाक ले सकता है। विवाह के बाद दोनों पक्ष में कम से कम 2 साल से अलग अलग दोनों रह रहे हैं तो तलाक की एलिजिबिलिटी रखते हैं। किसी एक पक्ष में धर्म परिवर्तन कर लिया और दूसरा कोई एक पक्ष मानसिक बीमारी से यदि वो पीड़ित है तो भी तलाक के लिए वो अर्जी दायर कर सकता है। कोई एक पक्ष यौन रोग से कहीं पीड़ित है तो वो दायर कर सकता है तलाक हेतु। और अंतिम रूप से यदि 7 साल से किसी एक पक्ष का कोई अता पता नहीं है, यानी कंप्लीटली यदि वो लापता है, तो वह इस नियम के तहत अलग हो सकता है। अब लिव इन रिलेशन के लिए कानून क्या है, थोड़ा इसे भी हमें जानना होगा। लिव इन रिलेशन के लिए कानून बनाया है कि यदि लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को इसके बारे में जिले के जो रजिस्ट्रार होगा उनके सामने उन्हें घोषणा पत्र देना होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड का जो भी निवासी राज्य के बाहर से आता है या बाहर रहता है तो वे अपने ज़िले में लिव इन रिलेशन के बारे में पहले अपनी सूचना देगी। लिव इन रिलेशन में पैदा यदि कोई बच्चा हुआ है तो वह बच्चा वैध माना जाएगा और आवेदकों को फोटो घोषणा पत्र अपलोड करना पड़ेगा और बच्चों के जन्म प्रमाण भी प्राप्त करना होगा। 7 दिनों के अंदर उसे पंजीकृत भी करना होगा। तो यह कानून लिव इन रिलेशन को लेकर के बनाया। दूसरी बात यदि देखा जाए तो इसके अलावा उन लोगों के लिए लिव इन रिलेशन पे वैध नहीं होगा, यानी लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं जो अवयस्क हैं, ध्यान देंगे। तो इसके अलावा उन लोगों के लिए लिव इन रिलेशन वैध नहीं होगा, यानी वैध नहीं होगा, यानी वो वैध नहीं मतलब इलीगल होगा यदि वो अवयस्क हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, पहले से यदि वो शादीशुदा हैं तो वह लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते और बलपूर्वक या धोखे से आप किसी के साथ लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते। और 21 साल से कम उम्र के लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो भी युवक होंगे या युवती होंगे उनके परिजनों को इसके बारे में पहले से ही सूचना देना जरूरी है। लिव इन रिलेशन को ख़त्म करने की स्थिति में इसके बारे में आपको घोषणा भी करनी होगी, तभी जाकर के कानून आप पर नहीं लागू होगी। दंड के भी प्रावधान किए गए। जो युवक या युवती 1 महीने से अधिक समय से लिव इन रिलेशन में यदि वो रहते हैं तो उन्होंने इसके बारे में यदि सूचना नहीं दिया है तो उनके लिए 3 महीने का सज़ा और 10,000 का उनको जुर्माना देना होगा। तो ये दंड का भी प्रावधान किया गया है। अब अनिवार्य यदि हम बात करते हैं अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से क्या कहा गया, तो संहिता यानी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बताई गई है कि सभी विवाहों और लिव इन रिलेशन को पंजीकरण करना अनिवार्य है, यानी रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही कराना है। विवाह धार्मिक रीति रिवाज सक्रिय या कानूनी प्रावधान के अनुसार हो सकता है। साथ ही कानून के लागू होने के 60 दिनों के भीतर विवाह का आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि आपने शादी किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो 26 मार्च 2010 से पहले जो भी विवाह राज्य में हुआ है, यानी उत्तराखंड राज्य में हुआ है या राज्य से उत्तराखंड के बाहर आप किए हैं और आप उत्तराखंड के निवासी हैं, तो दोनों पक्षों के एक साथ रह रहे हैं यदि हों और कानूनी पात्रता रखते भी हों तो ऐसे में कानून लागू होती है और 6 महीना के भीतर आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी करा सकते हैं। पंजीकरण के दौरान जोड़ों का नाम, उनका आयु प्रमाण पत्र, धर्म, उनका आधार जैसी आवश्यक जो जानकारी होगी उसको आपको देना होगा। इस उपाय से व्यक्तिगत संबंधों में कानूनी जो मान्यता होती है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। अब वहाँ पर बहु विवाह जो होती है, यानी आप जो डिफरेंट शादियाँ करते हैं, वे अनेक शादियाँ पर प्रतिबंध लगा दी गई है। यानी समान नागरिक संहिता के माध्यम से कहा गया कि आप द्विविवाह विवाह और बहु विवाह प्रतिबंध लगा दी। जैसे होता है ना, शरिया कानून के माध्यम से 4 शादी करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट बैन लगा दिया, कोई भी 2 या 4 को ब्याह नहीं कर सकता है। सभी जो होंगे सभी के लिए धारा यानी संहिता की जो धारा 4 होगी इसके अनुसार विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई भी जीवित जीवन साथी नहीं हो सकता है। जब आप शादी कर रहे हैं तो उस समय आपका कोई भी पार्टनर जिंदा नहीं होना चाहिए, तभी आप शादी करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। यह प्रावधान एक विवाह के सिद्धांत को कहीं न कहीं कायम करता है और कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि भारत ऐसे देश में, लोकतंत्र में इस तरह के कानून सबके लिए बराबर होंगे। इसे पूरे भारत को कहीं न कहीं स्वागत करना चाहिए। ये निर्णय बहुत अच्छी है। अब होता है उत्तराधिकारी और विरासत को लेकर के क्या कानून है। तो जो आपको वसीयतनामा जो होती है, तो वसीयतनामा उत्तराधिकार प्रक्रिया के लिए अब घोषणाकर्ता, उत्तराधिकारियों और गवाहों की आधार कार्ड की जानकारी सहित आपको विभिन्न प्रकार के दस्तावेज देने होंगे, आवश्यक होगी। वसीयतनामा उत्तराधिकार किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद ही उसकी संपत्ति और सामान दूसरों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, उससे पहले ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फिर कहा गया है यहाँ पर कि साक्षी यानी जो गवाह होगा, तो गवाह को उत्तराधिकार घोषणा को
ज़ोर से पढ़ते हुए, यानी जो भी आप गवाह लेके आए हैं तो उसको ज़ोर से पढ़ना होगा और पढ़ते हुए खुद को वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड भी करना होगा कि हाँ, मैं अपना वसीयतनामा या अपनी उत्तराधिकार इसको घोषणा करता हूँ। कोई भी सैनिक हो, वायुसेना चाहे नौसेना का जवान जो होगा, तो किसी अभियान या युद्ध में शामिल यदि होता है तो वह विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत जो होगा उसको बना सकता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विवादों को कम करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारों को स्पष्ट रूप से पहचान आवश्यक होगी। तो इस तरह के जो कानून है, ये सारे कानून जो हैं ये उत्तराखंड में लागू हो गए और मुझे लगता है कि देश के हर नागरिकों को भारत में भी ऐसे कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि बहु विवाह, कोई 4 शादी कर रही है, कोई 6 शादियां कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों पर डायरेक्ट प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि समाज का एकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। समाज से बुराइयों को हटना बहुत ज़रूरी है और देश में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर हमारा ऑलरेडी संविधान है और संविधान ही से ही हमारी देश चल रही है, तो मुझे लगता है इस संविधान में सभी को आस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और फिर हम नए एपिसोड्स का तो मिलते, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।